दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब जो है ये पृथ्वी की हूबहू फोटोकॉपी की तरह है। इसमें आप देखते हैं कि ग्लोब का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। अगर हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ग्लोब का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अब ग्लोब का अध्ययन करने से पहले इसकी सामान्य कुछ जानकारियाँ हमें होनी चाहिए, जैसे कि ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसके बाद आप देखते हो ये कर्क रेखा और नीचे आप देख रहे होंगे मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। इन रेखाओं का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन रेखाओं पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति में होने वाली हलचल और मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है इसे शांत क्षेत्र या डोलरम क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे शांत क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो होती है वो तेज़ी से नहीं चला करती, और चूंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, तो ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर प्रतिदिन उमस बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा वर्षा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र अगर हम बात करें तो कर्क रेखा या भूमध्य रेखा और मकर रेखा में से कौन सा है, तो वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है तो उमस होती है। उमस के कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है और प्रतिदिन यहाँ पर किसी भी समय में बारिश होने लगती है। या ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग वर्षा, ठंड और गर्मी का मौसम एक साथ झेलते हैं। यहाँ पर रहना बहुत ही दुष्कर कार्य है। यहाँ पर जो यहाँ की जनजातियाँ हैं वही रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा वाले क्षेत्र की। तो कर्क रेखा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर रेगिस्तान पाए जाते हैं। कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो, यहाँ का क्षेत्र कैसा है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। अभी रेगिस्तानी यहाँ का क्षेत्र क्यों है? रेगिस्तानी तो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर। लेकिन ये रेगिस्तानी क्षेत्र क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रतिदिन वर्षा का जल प्राप्त होते रहता है। तो ये वाला क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। चलिए भूमध्य रेखा के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। इसे शांत क्षेत्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा उमस वाला क्षेत्र यही है, और ये ठंड भी प्राप्त करता है, क्योंकि बरसात के बाद एकदम ठंड यहाँ पर लगने लगती है। तो यहाँ की जो मूल जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वर्षा जहाँ पर अधिक होती है या जुलाई के महीने में क्या होता है, हानिकारक कीट भी बहुत उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे हानिकारक कीट मिलेंगे। हमारे यहाँ जब बरसात होती है तो हम क्या देखते हैं कि सर्प और अन्य जीव जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखोगे कि आप बड़े बड़े जीव, विशालकाय जीव भी यहाँ पर, जो जलीय जीव है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे एनाकोंडा जैसे सांप जो है वो भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा सांपों वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा सांपों वाला क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में भी ये 5वें नंबर पर आता है। यहाँ पर एक स्नैक आइलैंड है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ का जो सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती है और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा वाले क्षेत्रों की या मकर रेखा वाले क्षेत्रों की। तो पहले कर्क रेखा वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर रेगिस्तान बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये एक ऋतु में जल प्राप्त करता है। जैसे हम भारत की बात करें, इसका एग्जाम्पल भारत है। भारत में आप देखते हो कि भारत में क्या होता है, मानसूनी सीजन में बारिश होती है, बाकी ठंड और गर्मी के मौसम में बरसात या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। तो इन क्षेत्रों में जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इन क्षेत्रों में रेगिस्तान अधिक पाए जाते हैं। जैसे थार का मरुस्थल हो गया, सहारा का मरुस्थल हो गया। तो रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं इन क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। या थार का मरुस्थल, थार पारकर का मरुस्थल, दुनिया के जितने भी मरुस्थल आपको मिलेंगे, जैसे सहारा का सबसे बड़ा मरुस्थल वो भी कर्क रेखा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का तो 80%
जो क्षेत्रफल है वो क्या है, रेगिस्तानी है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर भी मकर रेखा होकर गुजरती है। अब वहाँ मकर रेखा होकर गुजरती है तो वहाँ पर भी बारिश कैसी होगी, एक विशेष सीजन में होती है, बाकी सीजन में बारिश नहीं होती है। अब भूमध्य रेखा सीधा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती है, तो कर्क रेखा कैसा प्राप्त करती है, तिरछा, और मकर रेखा भी तिरछा ही प्राप्त करती है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जिसमें यहाँ पर भी प्रकाश सीधा ही आता है, जैसे कि गर्मी का मौसम, जून के महीने में यहाँ पर गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, कितनी 21 जून को सूर्य की जो रेखाएं होती है वो सीधी कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद का जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा ध्रुवीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत रेयर ही आती है या बहुत कम आती है, तो ये क्षेत्र कैसा है, ये बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड मिलेगा आपको, अलास्का मिलेगा। अलास्का देखिए कनाडा का क्षेत्र है, लेकिन इस पर अमेरिका ने कब्जा करके रखा हुआ है। उसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर सोने की बहुत ज़्यादा भरपूर खदानें प्राप्त होती हैं, इसके कारण अमेरिका ने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ग्लोब में और क्या अध्ययन करने लायक चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि ग्लोब में महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, मानचित्र में भी देखोगे तो यही सब चीज़ें हैं। क्योंकि जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ऐसी ही अन्य रोमांचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।